नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 में बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी बीजेपी, 50 सीटों का होगा नुकसान। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया दावा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बीजेपी वाले बताए क्या गंगा में क्रूज पर परोसी जा रही है शराब, अखिलेश यादव ने उठाया ये सवाल। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बीजेपी में अंतरकलह, यूपी एमएलसी चुनाव में बढ़ सकती है मुश्किलें, क्या है इसकी वजह आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि वरुण गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले चुनाव में ही क्यों याद आते हैं शिक्षा मित्र। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र मौसम का, उत्तर भारत में कोल्ड अटैक, दिल्ली एनसीआर में फिर कपाने वाली सर्दी, मौसम पर आया ये बड़ा अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 2024 में बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी बीजेपी, 50 सीटों का होगा नुकसान। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया दावा। जी हां दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में जीतना असंभव होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी को 50 सीटों का नुकसान होगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने केरल साहित्य महोत्सव में कहा कि बीजेपी ने 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया था, लिहाजा बीजेपी ने हरियाणा, गुजरात, राजस्थान की हर सीट जीती थी। इतना ही नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अधिकतर सीटों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बीजेपी के लिए 2019 की जीत को 24 में दोहराना असंभव होगा। एजेंसी के मुताबिक शशि थरूर ने इंडिया एट 75 ए वॉक थ्रू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के एक सत्र में कहा कि अब बीजेपी के लिए 19 के परिणामों को दोहराना असंभव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी वाले बताए क्या गंगा में क्रूज पर पड़ोसी जा रही है शराब। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिसमें अखिलेश यादव हमलावर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रहे एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या गंगा नदी पर चल रहे क्रूज पर शराब परोसी जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि क्रूज चलाना कोई नई बात नहीं है, ये पहले से चल रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है वो पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये जहाज नया नहीं है, ये 17 सालों से चल रहा है। इसमें कुछ हिस्सा जोड़ दिया गया है और उसे चला दिया है, और अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसे हमने लाया है। ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। अखिलेश यादव ने आगे बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और पूछा कि क्या क्रूज पर शराब परोसी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि जो पानी का जहाज है वो केवल एक जहाज नहीं है, उसमें बार भी है। बताओ, माँ गंगा पर अभी तक हम आरती सुनते थे, पूजा पाठ सुनते थे, हम लोग वहाँ पर कई बार गए हैं, नाव पर बैठे हैं तो लोग समझाते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है, ये धार्मिक स्थान है। अब क्रूज में बार है कि नहीं, ये तो बीजेपी वाले बताएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में अंतरकलह, यूपी एमएलसी चुनाव में बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन 12 जनवरी को खत्म हो चुका है और इसके बाद अब कानपुर में शिक्षक एमएलसी चुनावों में बीजेपी की अंतरकलह सामने आई है। यहाँ रेणु रंजन भदौड़िया की उम्मीदवारी से बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ में जबरदस्त गुस्सा है। बीते दिनों आधिकारिक उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ में 2 फाड़ हो गया है। एक धड़ा बीजेपी से बागी उम्मीदवार डॉक्टर दिवाकर मिश्रा के समर्थन में खड़ा हुआ है, वहीं बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दिवाकर मिश्रा दूसरे ओर है। नाराज भाजपाइयों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ के सह संयोजक राजीव मिश्रा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये पत्र लिखा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वरुण गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले चुनाव में ही क्यों याद आते हैं शिक्षा मित्र। जी हाँ दोस्तों, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वरुण गांधी सरकार की नीतियों का खुलकर आलोचना कर रहे हैं और इसी वजह से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को लखनऊ में चल रहे शिक्षा मित्रों का समर्थन किया और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कड़ाके की ठंड में लखनऊ में हजारों शिक्षा मित्र अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर मौके पर अगली पंक्ति में खड़े होकर काम करने वाले शिक्षा मित्रों को योग्यता अनुसार समायोजन और उचित मानदेय उनका हक है। आखिर क्यों शिक्षा मित्र
मित्र सिर्फ चुनाव में ही याद आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत में कोल्ड अटैक, दिल्ली एनसीआर में फिर कांपने वाली सर्दी और इसी के साथ मौसम पर आया ये बड़ा अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, पूरे उत्तर भारत में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और सर्दी के सितम के बाद पिछले दिनों ठंड से कुछ राहत मिली, लेकिन अब ये ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में ठंड का कहर बढ़ने वाला है तो कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में ये सितम देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं मौसम विभाग का क्या है नया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि 17-18 जनवरी को दिल्ली के आयानगर और रिज में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास रह सकता है, वहीं अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी अब और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी से ही ठंड का सितम जारी हो जाएगा। वहीं बात की जाए पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की तो न्यूनतम तापमान 18 जनवरी से बढ़ने लगेंगे और उत्तर पश्चिम भारत के शेष हिस्सों में 19 जनवरी से तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। तापमान में वृद्धि का कारण ताजा पश्चिमी विक्षोभ होगा जो 19 जनवरी से पश्चिमी हिमालय तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिन्होंने हमें छोड़ा वो गद्दार, जो बने रहे वो असली शिव सैनिक, बोले आदित्य ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा कि किसी समय धरतीपुत्र के तौर पर अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाने वाली उनकी पार्टी में बड़ा बदलाव आया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने यहां अपने पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े द्वारा आयोजित रोजगार मेले में कहा कि धरतीपुत्र के अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाली शिवसेना में बड़ा बदलाव आया है। अब हम धरतीपुत्रों, खासकर युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए रोजगार मेले आयोजित करते हैं। वर्ली से विधायक आदित्य ने कहा कि एक नई एवं मजबूत शिवसेना का निर्माण हो रहा है क्योंकि युवा इसके साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहेबांची शिवसेना की गठबंधन सरकार ने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया और इसने केवल लोगों को बांटने का काम किया है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि गद्दारों की सरकार आगामी 2 महीने में गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें छोड़ा वो गद्दार हैं और जो हमारे साथ बने रहे वो असली शिव सैनिक हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को लगा एक और झटका, कई लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। अब राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के कराए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर चित्तौड़गढ़ पंच क्षेत्र में 30 युवाओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यात्रा के बहाने सचिन पायलट ने फूका चुनावी बिगुल, इस बार दिखाना चाहते हैं जनता की ताकत अहम है इसके सियासी मायने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीते दिनों ऐलान किया है कि वो 16 जनवरी यानी सोमवार से जिलावार दौरे शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पायलट का ये दौरा नागौर से शुरू होकर जयपुर में खत्म होगा। पायलट का ये दौरा 16 जनवरी को नागौर, 17 जनवरी को हनुमानगढ़, 18 जनवरी को झुंझुनू और 19 जनवरी को पाली और 20 जनवरी को जयपुर में होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पायलट से जुड़े करीबी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता ने दौरों के रूट में पाली इसलिए शामिल किया है ताकि वो हाईकमान के साथ साथ सीएम अशोक गहलोत को भी ये दिखा सके कि उनकी जमीन अभी कमजोर नहीं हुई है। बीते दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी तब राहुल गांधी, गहलोत और पायलट को साथ लेकर चल रहे थे। यात्रा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि राहुल गांधी कांग्रेस को भी जोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बैतूल में बोले कमलनाथ, अभी तो मैं जवान हूँ, अंतिम सांस तक जनता का साथ निभाने का वादा। जहाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ शनिवार को बैतूल पहुंचे और यहां उन्होंने खेड़ली बाजार में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर हमला किया और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि वो अंतिम सांस तक जनता के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने शिवराज सरकार को किसान और जनता विरोधी करार दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का देशवासियों के नाम पत्र, देश की जनता के लिए सड़क से संसद तक करते रहेंगे संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और इस समय पदयात्रा पंजाब में है और इस बीच राहुल गांधी ने देशवासियों के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि वो संवाद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वो संसद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि मेरे साथी भारतीयों, मैं आपको 3500 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद पत्र लिख रहा हूं। इस यात्रा में लाखों भारतीय हमारे साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। ये मेरे जीवन की सबसे समृद्ध यात्रा
थी और मैं उस प्यार और स्नेह से अभिभूत हूँ। मैंने रास्ते में आपकी सभी कहानियाँ ध्यान से सुनी। आज भारत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। युवाओं में बेरोजगारी, असहनीय महंगाई, गंभीर कृषि संकट और देश की सारी संपत्ति पर पूरी तरह से चंद उद्योगपतियों के कब्जे हैं। और आज भारत में लोगों को नौकरी जाने का डर है, उनकी इनकम कम होती जा रही है और उनके बेहतर भविष्य का सपना टूटता जा रहा है और देश में चारों ओर निराशा ही निराशा है। दोस्तों, आज हमारी विविधता खतरे में है। कुछ विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। ये विभाजनकारी ताकतें जानती हैं कि लोगों के दिल में असुरक्षा और डर पैदा करके ही वो समाज में नफरत के बीज बो सकते हैं। लेकिन इस यात्रा के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि नफरत की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शरद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राहुल गांधी बोले, मेरी दादी से उनकी काफ़ी राजनीतिक लड़ाई हुई लेकिन दोनों के बीच सम्मान का था संबंध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह उनके घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी शरद यादव के परिजनों से भी मिले। शरद यादव की बेटी और कांग्रेस नेता सुभाषिनी राव राहुल गांधी से गले मिलकर फूट फूट कर रो रही थी। राहुल गांधी उन्हें संभालते हुए दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में पूछा और बहुत कुछ सीखा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा और आज उनके निधन ने मुझे दुखी कर दिया है। मेरी दादी के साथ उनकी काफ़ी राजनीतिक लड़ाई थी मगर उनके बीच सम्मान का रिश्ता था। उन्होंने मुझे जो बताया वो रिश्तों की शुरुआत थी। राजनीति के बारे में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शरद यादव जी नहीं रहे, उन्होंने राजनीति में अपनी इज्जत बनाए रखी क्योंकि राजनीति में सम्मान खोना बहुत आसान होता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार घमासान तेज। सीएम केजरीवाल ने एलजी के फैसलों को बताया अवैध। राजनिवास का भी किया पलटवार। जी दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्विसेज पर कंट्रोल को लेकर एलजी और मुख्यमंत्री के बीच घमासान तेज हो गया है। शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी के सक्सेना से मुलाकात की लेकिन इस मीटिंग के बाद लगता है बात और बिगड़ गई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर एलजी के कई फैसले अवैध हैं और मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम ने आरोप लगाया कि एलजी ने कहा है कि वो दिल्ली का प्रशासक होने के नाते फाइलें मांग सकते हैं, उनकी शक्ति सर्वोच्च है। दूसरी तरफ राजनिवास ने केजरीवाल के आरोप को गुमराह करने वाला, झूठा और तोड़ मरोड़ के जरिए एक खास एजेंडे को सूट करने वाला बताकर खारिज किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एलजी सक्सेना के साथ मीटिंग में संविधान और जीएनसीटीडी एक्ट की कॉपी लेकर गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी सरकार के काम में दखल दे रहे हैं जिससे दिल्ली के लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरा इरादा मामले का समाधान करना था और इसीलिए मैं संविधान, मोटर व्हीकल एक्ट, स्कूल एजुकेशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की कॉपी लेकर उनके पास गया था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दो तरह के विषय हैं, आरक्षित विषय जिनमें पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर शामिल है जिन पर सिर्फ एलजी फैसला ले सकते हैं और दूसरा है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। उन्होंने कहा कि बाकी सभी विषय दिल्ली सरकार के तहत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि एलजी के पास ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर स्वतंत्र तौर पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इसका मतलब है कि दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह के दफ्तर की सीलिंग, विज्ञापनों के लिए 164 करोड़ रुपए की वसूली के नोटिस समेत एलजी के कई फैसले अवैध और असंवैधानिक हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने एलजी सक्सेना से राजनीति को अलग रखने की गुजारिश की और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया पूरा वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की घोषणा कर दी है। सीएम सुक्खू ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि हिमाचल में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम बड़ा मुद्दा बन गया था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे
और सच्चाई की मिसाल है और लोहड़ी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग ओपीएस को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र को ही फैसले लेने हैं तो फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार क्यों, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की तीखी टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में चुनी हुई सरकार की आखिर क्या जरूरत है जब प्रशासन को लेकर सारे फैसले केंद्र सरकार के ही आदेश पर लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने गुरुवार को केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इन दिनों केंद्र और दिल्ली सरकार के विभागों के बीच अधिकारों के बंटवारे पर सुनवाई कर रही है और बेंच की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि केंद्र सरकार का नौकरशाहों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है, लेकिन वो दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों के लिए ही काम करते हैं और उन्हें ही रिपोर्टिंग करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में फिर किसान आंदोलन, टिकैत बोले जेल में बंद भाइयों को नहीं मिल रहा दूध, हम भी नहीं पिएंगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शहीद किसान सम्मेलन के मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने 28 जनवरी से वैचारिक क्रांति शुरू करने की घोषणा की है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने 25वें शहीद किसान सम्मेलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल 12 जनवरी 1998 को मुल्ताई में हुए किसान आंदोलन के दौरान गोली चलने से 24 किसानों की मौत हो गई थी। इस दिन को मुल्ताई में हर साल शहीद किसान सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है और इसके साथ ही किसानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा दाव, सोशल सिक्योरिटी पर कानून बनाने की मांग, बताया क्या होंगे प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। कलह के साथ साथ कांग्रेस भी इस कोशिश में जुट गई है कि राज्य की सत्ता हाथ से न चली जाए और इसे लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दाव चल दिया है। चुनाव से कुछ ही महीने पहले गहलोत ने सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया और कहा कि इसे लेकर संसद में कानून बनाया जाना चाहिए। गहलोत के इस बयान को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में सीएम गहलोत ने ये बयान दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल को पत्र लिखने के 23 दिन बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल लागू क्यों नहीं, कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कोरोना पर राजनीति करने और भारत जोड़ो यात्रा को भटकाने का आरोप लगाया है और सवाल किया है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा राहुल गांधी को पत्र लिखे 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोरोना को लेकर कोई प्रोटोकॉल लागू क्यों नहीं किया गया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि 20 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री ने धमकी भरा खत लिखा था। उस खत के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की गई थी। 23 दिन हो गए हैं लेकिन कोई प्रोटोकॉल लागू क्यों नहीं किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पगड़ी हजारों पग, एकता भाईचारे का संदेश पंजाब पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का जबरदस्त तेवर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर देश में डर और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि भारत भाईचारे, एकता और सम्मान के भाव में यकीन रखता है। यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब चरण की शुरुआत से पहले यहां सरहिंद में लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले बुधवार की सुबह गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका और बाद में वो रोजा शरीफ दरगाह भी गए और इस दौरान राहुल गांधी पगड़ी और आधी बाजू की टी शर्ट पहने नजर आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी की अगले महीने पटना में रैली, बिहार कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अगले महीने यानी फरवरी में बिहार की राजधानी पटना में रैली प्रस्तावित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस बिहार में भी उप यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा अगले महीने जब पटना पहुंचेगी तो प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल होंगी। बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रह गई कांग्रेस पार्टी में नए सिरे से जान फूंकने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी जान से जुट गए हैं और सत्ता में भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को हटाने के लिए जनता तैयार, अखिलेश यादव बोले बस विपक्ष को एकजुट होकर मोर्चा बनाना है। जी हाँ दोस्तों, देश में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की मुहिम को यूपी, बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक बार बार परवान चढ़ाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ केसीआर ने हैदराबाद में 18 जनवरी को रैली बुलाई है। इस रैली में
सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं। रैली में जाने से पहले गुरुवार को अखिलेश ने कहा कि भाजपा को हटाने के लिए जनता तैयार है, अब केवल विपक्ष को एकजुट होकर मोर्चा बनाना है। रैली में जाने से पहले मोर्चा को लेकर अखिलेश की बातें कई इशारा कर रही है और माना जा रहा है कि 18 को हैदराबाद में मोर्चेबंदी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार से आर पार के मूड में अधिवक्ता, 24 जनवरी से शुरू होगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर यूपी के अधिवक्ता अब योगी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है और इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ताओं ने सरकार को 6 सूत्रीय मांग पत्र दिया है और सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जौनपुर के अध्यक्ष जितेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर अधिवक्ताओं की 6 सूत्रीय मांग को नहीं माना तो अधिवक्ता 4 चरणों में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रथम चरण में 24 जनवरी को प्रदेश के सभी अधिवक्ता सांकेतिक हड़ताल करेंगे और जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं जितेंद्र नाथ उपाध्याय ने गुरुवार को यूनिवार्ता को बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी के पत्र के अनुसार 6 सूत्रीय मांगों में प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाए अथवा आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए का मुद्दा भी शामिल है।